हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे मानव पर्यावरण संबंध मैन इन्वायरमेंटल इंटररिलेशनशिप। तो इसमें अपना सबसे पहला हेडिंग है अर्थ व भूमिका। मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है, अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग तथा घटक है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। इस तरह मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है, यथा जैविक या भौतिक मनुष्य के रूप में, अर्थात पर्यावरण के एक घटक के रूप में, सामाजिक मनुष्य के रूप में, आर्थिक मनुष्य के रूप में तथा प्रौद्योगिक मानव के रूप में। मतलब मनुष्य की दो तरफा भूमिका है, भौतिक घटक भी है और जैविक घटक भी है। ठीक है। और इसमें पर्यावरण का एक घटक जैसे आ गया, सामाजिक मनुष्य के रूप में आ गया, आर्थिक मनुष्य के रूप में आ गया और प्रौद्योगिक मनुष्य या मानव के रूप में शामिल होता है। अब अपने बात करें आगे कि मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण यथा जन्म, वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु आदि प्राकृतिक पर्यावरण से उसी तरह प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं जैसे कि पर्यावरण के अन्य जीवों के प्राकृतिक गुण प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं। तो जो मनुष्य के प्राकृतिक गुण हैं वो दूसरे जीवों, जो पर्यावरण के अंदर दूसरे जीव पाए जाते हैं, जिस तरह से वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, उनका जन्म, वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु, वैसे ही मनुष्य के ये प्राकृतिक गुण भी प्रभावित होते हैं। परंतु चूंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक, मानसिक एवं प्रौद्योगिकीय स्तर पर सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है। तो जो मनुष्य और पर्यावरण का जो अंतर संबंध है वो अन्य जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधों से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दूसरे जीवों या प्राणियों की तुलना में जो मनुष्य है उसका शारीरिक, मानसिक और प्रौद्योगिकीय स्तर विकसित प्रकार का है, जिस वजह से वो अपनी तकनीक, अपनी प्रौद्योगिकी, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपना खुद का सांस्कृतिक पर्यावरण विकसित कर सकता है और उसने ऐसा किया भी है। तो ये अर्थ और उसकी भूमिका आ गई। तो अगला पॉइंट जो अपने इसमें करेंगे, मानव पर्यावरण संबंध का ऐतिहासिक परिवेश। इसमें क्या है कि ऐतिहासिक परिवेश में देखा जाए तो मानव की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ भूमिका प्रारंभ में पर्यावरण के कारक के रूप में थी, जो समय के साथ बदलती गई। अब जो दूसरा अपना पॉइंट है, इसमें मानव पर्यावरण अंतर संबंध जो है उसका सबसे पहले अपने ऐतिहासिक प्रवेश और कैसे कैसे जो मनुष्य का ऐतिहासिक परिवेश में कैसे पुराने टाइम से लेकर नए समय की ओर, जैसे जैसे अपने प्राचीन समय से लेकर और वर्तमान की ओर आगे बढ़ते गए, तो किस प्रकार से जो मानव पर्यावरण संबंध है वो समय के साथ परिवर्तित हुए, ये उसमें अपने देखेंगे। तो सबसे पहले जो मानव पर्यावरण संबंध में जो मानव था वो एक पर्यावरणीय कारक के रूप में था। पर्यावरणीय कारक के रूप में कि जिस प्रकार से अन्य जीव जंतु जो हैं, अन्य प्राणी जो हैं, वो एक पर्यावरणीय कारक हैं। जैसा प्रकृति नियमों में उनको बद्ध करती है, मतलब बाध्य करती है, उसके अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करते हैं, उसके अनुसार ही वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं। जो वातावरण के साथ अनुकूलित नहीं हो पाता वो नष्ट हो जाता है, ऐसा ही होता है।
जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ जो विलुप्त होती हैं उनके साथ। लेकिन मनुष्य पहले तो था एक पर्यावरणीय कारक के रूप में, लेकिन क्योंकि अपने पहले पढ़ चुके हैं कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और प्रौद्योगिकी स्तर सर्वाधिक विकसित है, तो इस कारण से धीरे धीरे वो पर्यावरणीय कारक से किस में आ गया, पर्यावरण के रूपांतरण करता। मतलब पर्यावरण में थोड़ा बहुत वो अपने कह सकते हैं कि सूक्ष्म स्तर पर रूपांतरण करना, कि अपने अनुसार पर्यावरण के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको अपने लिए उपयोग लायक बनाना, या जैसे अपने कह सकते हैं कि पशुओं का पालतूकरण करना या पौधों का पालतूकरण करना, कि उसे अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा चेंज कर लेना, उसमें ये रूपांतरण करता रहा। फिर धीरे धीरे वो परिवर्तन करता रह गया, बड़े स्तर पर परिवर्तन करने लग गया। ठीक है, कृषि का कार्य है जो बड़े स्तर पर होने लग गया। उस धीरे धीरे जैसे जैसे उसके मानव का मस्तिष्क का विकास होता गया, तो जो अपने चेंज या परिवर्तन की अपने बात करें, जो प्रकृति को बदलने की बात अपने करें, जो सिर्फ पहले रूपांतरण तक स्थिर थी, वो धीरे धीरे परिवर्तन पर आ गई, कि वो उसमें अब परिवर्तन भी करने लग गया, बड़े स्तर पर परिवर्तन करने लग गया। फिर वो परिवर्तन इतना ज़्यादा बढ़ गया, या उसमें जो बदलाव है प्रकृति में, कि मनुष्य पर्यावरण का विध्वंस करता हो गया। उसने प्राकृतिक पर्यावरण का विध्वंस करना शुरू कर दिया। अपनी जो तकनीकी अपने कहें सुधार है या प्रौद्योगिकी स्तर में जो उच्च स्तर के विकास के कारण उसका लालच बढ़ता गया, और वो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता गया। अपने अनुसार प्रकृति को ढालने के प्रयास में उसने प्रकृति को नष्ट करना, प्रकृति को विध्वंस करना शुरू कर दिया। जो वर्तमान मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है, वो उसमें मानव जो है वो पर्यावरण का विध्वंसकर्ता के रूप में शामिल है या जाना जाता है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर जो वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, अलग अलग तरह के परमाणुीय प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, मृदा अपरदन है, ठीक है, वनों का विनाश है, वन्य जीवों का विनाश है, तो उससे वो किसमें शामिल हो गया, पर्यावरण के विध्वंसकर्ता के रूप में। प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्न 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है आखेट एवं भोजन संग्रह काल। इसमें क्या है कि मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न अंग या भाग तथा घटक था। आदि मानव भौतिक मानव के रूप में था, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी, जिसे वह जंगलों से फल फूल तथा कंदमूल एकत्रित करके एवं जंगली जानवरों के शिकार से प्राप्त करता था। आग के आविष्कार के साथ उसने मांस पकाकर खाना प्रारंभ कर दिया। इस काल में मानव पर्यावरण संबंध मैत्रीपूर्ण थे, क्योंकि इस काल में मनुष्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किए गए परिवर्तन प्रकृति द्वारा आत्मसात कर लिए जाते थे। तो इस प्रकार प्रथम अवस्था की अपने बात करें तो मनुष्य और प्रकृति का संबंध मैत्रीपूर्ण था, और मनुष्य अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रारंभिक काल में था, जिसमें उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य अपना पेट भरना था, अपना जीवन निर्वाह करना था, सिर्फ जैसे दूसरे जो जानवर हैं उनकी तरह ही। कोई फल फूल एकत्रित कर लिए, कंदमूल एकत्रित कर लिए, जंगली जानवरों का शिकार कर लिया, फिर आग का आविष्कार हुआ तो मांस पकाकर खाना भी सीख लिया। तो मनुष्य प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा था। जो सूक्ष्म स्तर पे उसमें जो परिवर्तन या बदलाव कर रहा था वो इस प्रकार के थे जो प्रकृति द्वारा आत्मसात कर लिए जाते थे, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता था। इसके बाद अगली अवस्था है
पशुपालन एवं पशुचारण काल। समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया। पशुपालन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ हुआ, एक तो मांस के लिए और दूसरा दूध के लिए। अब आप पढ़ते भी हो या आपने जैसे लास्ट क्लासेस में पढ़ा भी होगा पशुपालन के बारे में, तो जीवन निर्वाह पशुपालन है, चलवासी पशुचारण है, या आप पढ़ते हो एक वाणिज्य पशुधन चारण पढ़ते हो, दुग्ध कृषि डेयरी फार्मिंग पढ़ते हो, तो उसमें पशुओं को दूध के लिए या मांस के लिए या ऊन के लिए अपने कह सकते हैं, है ना, वो अपने पढ़ते हैं। तो प्रारंभ में क्या उद्देश्य थे, एक तो उनके मांस के लिए, एक दूध के लिए, मतलब मुख्य रूप से पेट भरना ही लक्ष्य था, कोई उद्देश्य था, दूसरा कोई अन्य कारण नहीं था उनका व्यापार करना या ऐसा कुछ। तो इसके लिए धीरे धीरे सुधार जो होता गया कि पशुओं के लिए स्थायी बाड़े बनाने के साथ साथ, ठीक है, बाड़े भी बनाए जाने लग गए जिसमें पशुओं को रखा जाता है आधुनिक तौर तरीकों में, और चारागाहों का भी विकास किया गया जिसमें सिर्फ पशुओं को ही चराया जाता है। तो इस काल में भी क्योंकि पशुओं को चराने में या चारागाह बनाने में या पशुओं को पालने में, क्योंकि पशु तो वैसे भी थे, उनका पालतूकरण किया गया, बस इतना ही फर्क था। तो इससे पर्यावरण को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ भी जो मानव पर्यावरण संबंध है वो मैत्रीपूर्ण ही बने रहे। इसके बाद अगला है पौध पालन एवं कृषि काल। पशुपालन के बाद कृषि काल आया। तो इसमें क्या है कि पौधों को भोजन के रूप में या भोजन के लिए पालना मनुष्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठकों पर विजय हासिल करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। मतलब एक तो जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक रूप से उगती है वो, और एक मनुष्य द्वारा उन पौधों का पालतूकरण करके अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण या विभिन्न फसलों को बोना और उगाना और उससे उत्पादन प्राप्त करना, यह मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठनों पर विजय हासिल करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। पौधों के पालन के माध्यम से प्राचीन कृषि का विकास हुआ। प्राचीन कृषि जिसमें आप पढ़ते हो आदिम जीवन निर्वाह कृषि, जिसे अपने स्थानांतरित कृषि कह देते हैं, काटो और जलाओ कृषि कह देते हैं, जिसमें पेड़ों को, जंगलों को काट दिया जाता है, जगह का चुनाव करके कितनी जगह पे खेती करेंगे, काटने के बाद उसे जला दिया जाता है जिससे राख बन जाती है। राख बनने से जो उस मृदा का उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है और वहाँ पर 2-3 सालों के लिए खेती की जाती है। फिर उस खेत को छोड़कर जब उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, कहीं दूसरी जगह जाकर वो फिर से वही क्रिया जो है वो दोहराई जाती है। तो ये प्रारंभिक कृषि है। इसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जो है स्थायी कृषि करने लग गया। जो नदी घाटी सभ्यताएं हैं उनका उद्भव हुआ कि नदी घाटियों के किनारे उन्होंने उपजाऊ भूमि ढूंढी, यहाँ बाढ़ के मैदान बने हुए थे और वहाँ पर वो स्थायी कृषि करने लग गया। और स्थायी कृषि के साथ ही यहाँ उन्हें स्थायित्व मिल गया, तो वहाँ पर फिर क्या शुरू हो गया, नदी घाटी सभ्यताओं का अभ्युदय। और मानव ने जो कि घुमक्कड़ जीवन निर्वाह कर रहा था, अखेट करने में या भोजन संग्रहण करने में या पशुपालन में, या आपने कहें कि जो अस्थायी कृषि थी जिसे अपने स्थानांतरित कृषि कह देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, अब उसको छोड़कर मनुष्य ने क्या स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया। नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ नदियों के किनारे, और इसके साथ ही मनुष्य ने अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया जिसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो मनुष्य ने स्थायी कृषि करने लग गया, अपने निजी पर्यावरण का मतलब खेत बनाए, अब नदियों से निकाल के छोटी छोटी कोई नहर जैसा विकास करने लग गया, नहरें बनाने लग गया, मकान बनाने लग गया, उसमें सड़कें बनाने लग गया। विभिन्न प्रकार के जो अपने उपयोग के लायक अपना सांस्कृतिक पर्यावरण है उसको वो विकसित करने लग गया। तो इस काल में भी क्या है कि मनुष्य ने पर्यावरण में कोई महत्वपूर्ण विनाश तो नहीं किया, परंतु पर्यावरण में परिवर्तन अवश्य किए। मतलब बहुत ज़्यादा तो विनाश नहीं किया कि उसने पालतूकरण कर लिया पौधों का, जिससे बहुत ज़्यादा विनाश तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक रूप से पौधे उगते थे उसमें परिवर्तन करके उसने अपने सांस्कृतिक वातावरण का या उसे
अपने द्वारा उगाया जाना शुरू कर दिया, मतलब परिवर्तन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये पौध पालन और कृषि काल में है। इसके बाद अगली अवस्था है विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकरण काल। इसमें विज्ञान एवं अत्यधिक विकसित, परिमार्जित एवं दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के साथ औद्योगिक विकास का सवेरा हुआ। इसी औद्योगिकरण के साथ मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत भी होती गई। अब जैसे जैसे तकनीकी विकास होता गया, विज्ञान का विकास होता गया, तो मनुष्य ज़्यादा सक्षम हो गया प्रकृति में परिवर्तन करने में, बड़े स्तर पर परिवर्तन करने लग गया। परिवर्तन इस तरीके के कि जिससे प्रकृति का विनाश भी होना शुरू हो गया। तो जो अब तक लगभग लास्ट अवस्था तक जो आपने पढ़ा था, इसमें पिछली अवस्था तक कि जो संबंध मैत्रीपूर्ण थे, वो संबंध अब शत्रुतापूर्वक संबंधों में परिवर्तन होने लग गए, या शत्रुतापूर्वक संबंधों की शुरुआत होने लगी। इसका कारण क्या था कि जैसे जैसे मनुष्य की तकनीक विकसित होती गई, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी ये विकसित होती गई, तो उसके साथ साथ ही मनुष्य की क्षमता बढ़ती गई प्रकृति में परिवर्तन करने की। क्षमता बढ़ती गई तो उसने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया, अविवेकपूर्ण दोहन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे तकनीक ज़्यादा बढ़ी है उसका उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया, उनको कच्चा माल ज़्यादा चाहिए और उससे उत्पादन ज़्यादा हुआ, और उत्पादन प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का भी इस्तेमाल किया, वो भी ख़त्म होने लग गया, उससे प्रदूषण भी हुआ। ठीक है, जिससे बहुत सारी जानलेवा पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ओजोन परत का अपक्षय हो गया, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण हो गए, मृदा अपरदन हो गया, मृदा निम्नीकरण हो गया, ये समस्याएं सामने आने लग गई। और एक देश दूसरे देश के साथ ये कंपटीशन मुकाबला करने लग गया कि कौन सा देश ज़्यादा शक्तिशाली है, या कौन सा देश है जिसके पास ज़्यादा संसाधन है या ज़्यादा उत्पादन करता है। लालच बढ़ गया एक को दूसरे से ज़्यादा उत्तम बताने की चक्कर में। तो इससे जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण और अंधाधुंध दोहन हुआ, जिससे बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिनकी अपने बात की है उनका जन्म हुआ, और जो मनुष्य और प्रकृति या पर्यावरण का जो संबंध था वो शत्रुतापूर्वक हो गया और प्रकृति का बहुत बड़े स्तर पर विनाश हो गया। तो जो प्रकृति और मानव के जो अंतर संबंध है उसमें सुधार की आवश्यकता है। जो शत्रुतापूर्ण संबंध हो गए हैं उनको मैत्रीतापूर्वक संबंधों में, या अपने ऐसे कह सकें कि जो प्रकृति का दोहन करना है या संसाधनों का दोहन करना है वो संपोषणीय तरीके से या सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर